चलिए, अभी हम पढ़ने वाले हैं वर्ब का पार्ट 2। ठीक है? वर्ब का कौन सा पार्ट पढ़ रहे हैं? पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। हम लोग पार्ट 1 देख चुके थे जिसमें हम वर्ब का बेसिक देखे थे, वर्ब क्या है, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव सारा देख चुके थे। अगर आप वर्ब का पार्ट 2 देख रहे हैं तो आप पहले वर्ब का पार्ट 1 देख लें। इससे क्या होगा ना कि आपको थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ, ऐसे-ऐसे चल रहा है। ठीक है? आप क्या करिए कि वीडियो को पहले 5 से 10 मिनट तक देखिए, 5 मिनट तक देखिए। तब इसमें क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि वीडियो आगे हमको देखना है या नहीं देखना है। क्योंकि वीडियो का क्या बोलते हैं, वीडियो का कंटेंट, वीडियो का क्वालिटी और वीडियो में समझाने का तरीका, ये आपको अगर आपको लगता है कि हाँ बेहतर है, अच्छा है, समझ में आ रहा है, तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिए। क्योंकि मैं बता दूँ कि हम तो अभी कुछ नहीं है यूट्यूब पे, तो एक तरह से बोलिए तो हम यूट्यूब पे इंग्लिश जो पढ़ाते हैं उनका पैर के धूल के बराबर है, तो अभी कुछ है ही नहीं, है ना? मेरा एक पुराना चैनल था जिसमें ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं था, वो मेरा बंद हो गया, तो ये मेरा न्यू चैनल है। और हम ज़्यादा कुछ बता नहीं पाते हैं क्योंकि हम खुद हिंदी माध्यम का छात्र हैं, सरकारी स्कूल का छात्र हैं, तो हमको पता है कि अंग्रेजी में लोग कहाँ फँसते हैं, बच्चे कहाँ फँसते हैं। तो हम कोशिश करेंगे उसको दूर करने के लिए, क्योंकि हम भी इंग्लिश में एक तरह से बोलिए तो 0 बटा सन्नाटा थे। ठीक है? तो आप चिंता ना करें कि मेरा इंग्लिश कमज़ोर है तो मेरे से होगा नहीं। अगर कमज़ोर है तो आप डरिए नहीं। हम इंग्लिश में मात्र, हमको लगता है पहली बार जब टेस्ट दिए थे 25 क्वेश्चन का 50 नंबर का होता था, उस टाइम हमको लगता है कि 8 नंबर 7 नंबर लाते थे। और आज हम 1 नहीं, 2 नहीं, मतलब 3-3 एग्ज़ाम में सेलेक्ट हैं, है ना? एसएससी, सीजीएल, ईपीएफओ, एसएससी, रेलवे, ये सभी में। ठीक है? ऐसा नहीं कि हम उपलब्धि गिना करके हम अपने आप में एटीट्यूड या घमंड दिखा रहे हैं। ये हम ये बता रहे हैं आप लोग को कि अगर सरकारी स्कूल में पढ़ के हम निकाल सकते हैं एसएससी, सीजीएल, ईपीएफओ, एसएससी, तो आप भी ये कर सकते हैं। ठीक है? डरना नहीं। अभी तो फिलहाल सरकारी नौकरी के लिए देखते हैं। एमटीएस वालों को एकदम ज़बरदस्त है। ठीक है? ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की ओर। ठीक है? अगर आपको लगे कि ये ज़्यादा हो गया तो आप डबल फास्ट या फिर स्किप कर सकते हैं इसको। ठीक है? बढ़ते हैं। हम लोग कहाँ तक देख चुके थे? तो रूल नंबर 3 तक देख चुके थे। अब हम लोग पढ़ेंगे रूल नंबर 4। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है? अब बढ़ते हैं आगे। तो हम लोग पढ़े थे मे, माइट, कैन, कुड के बारे में। ठीक है? अब हम लोग पढ़ेंगे शैल और विल के बारे में कि शैल और विल क्या कहता है। फ्यूचर टेंस के सेंटेंस में शैल विल का प्रयोग होता है। आप तो समझ रहे फ्यूचर के बारे में प्रयोग करेंगे तब। जैसे हम जाएंगे, तुम खाओगे, तो सब भविष्य का बात है, फ्यूचर का बात है, तो फ्यूचर में प्रयोग करता है। आप ये मत समझिए कि साला है ये तो बहुत छोटका दे दिया यार, नहीं, हम बेसिक से पढ़ेंगे। समझ में आ गया कि क्या बोलना चाह रहे हैं कि फ्यूचर टेंस, फ्यूचर मतलब भविष्य में प्रयोग करते हैं। आगे लेटस और लेट्स से शुरू होने वाक्य के क्वेश्चन टैग में शैल का प्रयोग होता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लें इसको, क्योंकि बहुत बार इसको पूछा गया है। ठीक है? जैसे क्वेश्चन टैग वाला में जब प्रयोग होता है ना, तो इधर से जो स्टार्ट होता है जिस वर्ब का होता है वही वर्ब आगे लगता है। वैसे ही करते हैं हम लोग। लेकिन अगर कोई सेंटेंस, ये जब क्वेश्चन टैग हम पढ़ाएंगे, क्वेश्चन टैग एक चैप्टर है ना, उसमें डिटेल बताएंगे। बस आप खाली इतना याद रखिए कि अगर कोई सेंटेंस लेटस से ट्राई स्टार्ट हुआ, लेटस या लेट्स दोनों मीनिंग सेम है ना, तो लेटस या फिर लेट्स से अगर स्टार्ट हुआ, तो अगर वो सवाल क्वेश्चन टैग का, वाक्य क्वेश्चन टैग का है, तो हम आगे क्या प्रयोग करेंगे? शैल का प्रयोग करेंगे। जैसे लेट अस डांस टुगेदर, चलो हम साथ में नाचते हैं, चलो हम साथ में नाचते हैं। तो फिर क्या होगा आगे? शैल वी, क्या हम लोग नाचेंगे? लेट अस आर्ग्यू अबाउट नथिंग अंटिल वी गेट ट्राइड एंड लाफ। शैल वी, तो जिस सेंटेंस का शुरुआत हो रहा है लेट से या फिर लेटर से, तो उसमें हम क्या प्रयोग कर रहे हैं? शैल का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है? अब एक छोटा सा खाली याद रखिए ना, क्वेश्चन टैग में आपको पूरा क्लियर करेंगे कि यह है क्या। बस खाली ये याद रखिए कि लेटर से अगर स्टार्ट हुआ क्वेश्चन टैग का है, तो हम शैल वी का प्रयोग करेंगे। ठीक है? अब हम थोड़ा सा बताते हैं, नीचे चलते हैं कि कुछ ऐसा वर्ड है जिसके साथ हम विल का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे
ये भी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार सवाल पूछा है, एरर दिया है इससे। ठीक है, अगर सेंटेंस इफ से स्टार्ट हो रहा है तो इसके तुरंत बाद शैल विल का प्रयोग नहीं होगा। तुरंत बाद समझ में आ रहा है ना, कि इफ वाला सेंटेंस, इफ के तुरंत बाद वाला, अगर दूसरा फुल स्टॉप के बाद दूसरा अगर सेंटेंस है या फिर कोई दूसरा सेंटेंस है, तब तो शैल विल लगा देंगे। लेकिन अगर इफ है, एज सुन एज है, इन केस है, इन केस साथ में है, प्रोवाइडेड, अनलेस, अनटिल, बिफोर, आफ्टर, व्हेन, अगर ये सब वर्ड है तो उसके जस्ट बाद हम शैल विल का प्रयोग नहीं करेंगे। जस्ट के बाद हम शैल विल का प्रयोग नहीं करेंगे। तो करेंगे क्या? तो इफ के साथ हम वर्ब एक और वर्ब पांच का प्रयोग करेंगे, सब के साथ, ऐसा नहीं इफ के साथ, इफ के साथ, एज सुन एज के साथ, इन केस के साथ, प्रोवाइडेड के साथ, अनलेस, अनटिल, बिफोर, आफ्टर, व्हेन, ये सभी के साथ तुरंत हम वर्ब एक और पांच का प्रयोग करेंगे और बाद वाले के साथ शैल विल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हम लिखें व्हेन आई रिच, व्हेन आई रिच आई विल कॉल यू। मतलब व्हेन आई रिच मीनिंग क्या है? जब हम पहुंचेंगे तो तुमको कॉल करेंगे। अब दोनों भविष्य का है। अगर एक सेंटेंस देखे, अगर ये नहीं रहा तो व्हेन आई रिच, जब मैं पहुंचता हूँ। लेकिन व्हेन आई रिच, जब हम पहुंचेंगे, आई विल कॉल यू, तो हम तुमको कॉल करेंगे। तो देखिए बाद वाले सेंटेंस में तो विल लगा है, लेकिन वेन के तुरंत बाद लगा है शैल विल नहीं, क्या लगा? वर्ब एक और पांच। समझ में आ रहा है ना क्या बोलना चाह रहे हैं? जैसे मान लेते हैं एक दूसरा एग्जाम्पल कोई भी लेकर के देखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अनटिल से लेकर के देखते हैं। कहाँ लिख दे एग्जाम्पल, थोड़ा ब्लैक ले लेते हैं तो यहाँ दिख जाएगा। अनटिल, अनटिल यू कम, जब तक तुम नहीं आओगे, आई विल नॉट गो, आई विल नॉट गो एनी, क्या लिख दे, एनीवेयर, जब तक तुम नहीं आओगे हम कहीं नहीं जाएंगे। अब देखिए अनटिल के साथ क्या लगा, अगर हम कर देते अनटिल यू विल गो, आई विल नॉट गो एनीवेयर, तब तो गलत हो जाता है ना। अब समझ में आ रहा है हम क्या कहना चाह रहे हैं? इफ, एज सुन एज, इन केस, प्रोवाइडेड, अनलेस, अनटिल, बिफोर, आफ्टर, व्हेन, ये सभी के बाद कभी भी हम शैल विल का प्रयोग नहीं करेंगे, याद रखना। ठीक है, इन सभी के तुरंत बाद हम विल का प्रयोग नहीं करेंगे। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? तो इसमें समझने वाली चीज क्या था? सबसे पहले ये तो छोटा था शैल विल भविष्य का है। चलिए, समझने वाला बात था कि एक ये कि लेटस के बाद, लेट से अगर सेंटेंस स्टार्ट हुआ तो क्वेश्चन टैग है तो आगे शैल लगेगा। एक ये पढ़ लिए और दूसरा ये पढ़े इफ, एज सुन एज, के, इन केस, प्रोवाइडेड, अनलेस, अनटिल, बिफोर, आफ्टर, व्हेन, ये सभी के तुरंत बाद शैल विल का प्रयोग, सॉरी विल का प्रयोग ना करें। ठीक है, ये दो एग्जाम्पल हम दे दिए। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन आपसे होता है कि नहीं होता है? अच्छा ये तो कोई बात नहीं। व्हेन आई रिच आई विल कॉल यू, व्हेन आई रीच आई विल कॉल यू, जब हम पहुंचेंगे तो हम तुमको कॉल करेंगे। ठीक है, ये तो सही है। अंटिल यू कम, जब तक तुम नहीं आओगे, आई विल नॉट गो एनीवेयर, हम नहीं जाएंगे कहीं। अब यहां पे लिखा आई विल नॉट ईट वेजिटेबल्स, आई विल नॉट ईट, मैं नहीं खाऊंगा सब्जियां, वेजिटेबल्स, अनलेस दे टेस्ट लाइक चॉकलेट, जब तक ये चॉकलेट जैसा ना लगे। अब यहाँ लिखा है अनलेस। अब ऐसा हम क्या बोले थे कि उसके तुरंत बाद शैल विल नहीं आना चाहिए, अनलेस है ना, इसके बाद वाले सेंटेंस में कहीं शैल विल है नहीं है, तो इसका मतलब, और उसके बाद वाला में शैल विल होना चाहिए था, हाँ है तो कोई जरूरी नहीं है कि अगर हम इसको मान लेते हैं इस सेंटेंस को हम ऐसे करता है आई विल कॉल यू, आई विल कॉल यू, और फिर बाद में लिखे व्हेन आई रीच, तो क्या दिक्कत हो गया? हम सेंटेंस को केवल पलट ही तो दिए, तो उसी तरह से ये किया गया है, तो ये भी क्या है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? ये रूल याद रखना है। अब ये तो सेल विल का कहानी था, ज़्यादा कुछ समझ में मतलब ज़्यादा कुछ तो था नहीं। क्या था सेल विल में, आप अपने रिमाइंड कीजिए दिमाग में। पहला, अरे यार लेटेस्ट से चालू होता ना बे, तो जाना है क्वेश्चन टैग सेल वी से हो, सेल वी। ठीक, और बता तो, और नहीं जानता है? देखो, इफ, एज सुन एज, इन केस, प्रोवाइडेड, वेन, ये सब के तुरंत बाद सेल विल नहीं लगाते हैं। हाँ तो कब लगाएंगे? हाँ बाद वाला सेंटेंस में, इसके बाद वाला सेंटेंस में सेल विल लगाएंगे। तो लगाएंगे कौन सी? वर्ब एक और पाँच, हो गया कंप्लीट, रिवीजन हो गया।
अब पढ़ते हैं वुड और शुड के बारे में। ये वुड क्या कहता है और शुड क्या कहता है, ठीक है। वुड विल का पास्ट फॉर्म होता है, ये सबको पता है, हम लिख दिए हैं एकदम छोटा से छोटा। आपको ये पीडीएफ जो है ना वो टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, विजडम MK विजडम एकेडमी में। विल का पास्ट क्या होता है, ये विल हमारा तो जो भी है फ्यूचर के बारे में बताएगा, लेकिन वुड होता है इसका पास्ट, ठीक। वुड क्या है, पास्ट फॉर्म है। अब वुड का यूज हम करते हैं जब ये पास्ट का है ना, तो पास्ट का हैबिट बताने के लिए करते हैं, आदत बताने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, है ना। जैसे हम स्कूल से जाया करते, बस से जाया करते थे, तो पास्ट का हैबिट है ना ये, तो क्या होगा, वुड। वुड का प्रयोग प्रेफरेंस यानी कि पसंद के लिए भी या फिर चॉइस के लिए भी करते हैं ना। नहीं बोलते हैं कि तुम क्या लेना पसंद करोगे, चाय की कॉफ़ी, तो बोलते हैं कि नहीं, आई वुड रादर टी दैन कॉफ़ी, हम कॉफ़ी से ज़्यादा चाय पसंद करते हैं। तो जब पसंद का बात हो तब वुड का प्रयोग हो जाएगा, और वुड का प्रयोग कहाँ होगा, तो विल का पास्ट में, यानी पास्ट हैबिट खाली याद रखिएगा ना। मतलब कुल मिला के अगर कहा जाए, पुराना लक्षण अगर बता रहा है, पुराना आदत बता रहा है तो वुड, और या फिर पसंद और प्राथमिकता बता रहा है तो वुड, बस। समझ में आ रहा है ना। तो वुड विल का पास्ट फॉर्म, एक पास्ट हैबिट बताएगा। दो चीज़ याद रखना, वुड को खाली, अरे यार ये वो पास्ट हैबिट बताता है, ठीक है। दूसरा बताओ, दूसरा कौन सी, पसंद बताता है, कहानी खत्म, है ना। वुड दो ही चीज़ बताता है, क्या क्या बताता है बता तो। एक वो पास्ट फॉर्म बताता है, पास्ट हैबिट, और दूसरा का पसंद, है ना। बोला बस, यही बताता है। तनी मनी एग्जाम्पल दे दीजिए सर, ठीक है। जैसे सी होप दैट सी वुड रिकवर फ्रॉम कैंसर, सी होप्ड, उसे आशा है, दैट की सी वुड रिकवर फ्रॉम कैंसर, वो कैंसर से क्या हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो ये वुड किसको बता रहा है, पास्ट को, पास्ट को बता रहा है ना। तो पास्ट को ही तो बता रहा है कि उसको ऐसा लगा था कि वो कैंसर से क्या होगा, रिकवर हो जाएगा, तो पास्ट को बताया कि नहीं। आई वुड रादर टी देन कॉफ़ी, देखिए हम यहाँ क्या लिखा, आई वुड रादर टी देन कॉफ़ी, कॉफ़ी से ज़्यादा वो क्या पसंद करता है, चाय। तो हम क्या बोले, वुड, और मतलब वुड दो चीज़ में प्रयोग करता है, यहाँ लिखते हैं। एक पहला पास्ट को बताता है, और दूसरा पसंद को बताता है, ठीक है। हो गया वुड, तो पहला वाला बताया पास्ट को, दूसरा पसंद को बता रहा है। और वुड का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो वुड का प्रयोग प्रेजेंट या पास्ट की कल्पना, पूरी कल्पना, पोलाइट रिक्वेस्ट, विश व्यक्त करने के लिए करते हैं हम लोग। वुड का प्रयोग किसके लिए करते हैं, मतलब कोरी कल्पना, क्या मतलब एक वो कल्पना करते हैं, है ना, उसमें हम लोग प्रयोग कर लेते हैं। जैसे ना बोलता है कि अगर हम पंछी होते तो उड़ गए होते, ये कल्पना ही तो है ना। काश मेरे पास ये होता तो हम ये कर देते। जैसे ना बोलते हैं हम अगर पक्षी होते तो उड़ गए होते, तब वहाँ तो क्या है, कल्पना है ना, क्या आप पक्षी होंगे, कभी नहीं होंगे। तो हम बोलते इफ आई वर अ बर्ड, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई, आई वुड फ्लाई, मतलब क्या हुआ, मतलब यही हुआ ना कि अगर हम पंछी होते, पंछी तो है नहीं, आई वुड फ्लाई, तो हम उड़ गए होते। पंछी नहीं है लेकिन खाली सोच रहे, तो ये कोई कोरी कल्पना ही तो है, कोरी कल्पना है ना ये, हाँ ये कोरी कल्पना है। तब हम कोरी कल्पना में भी उड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आई विश आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अब बताइए वो क्या बोला, ये तो हो गया, ठीक है। अब थोड़ा सा एक और सेंटेंस पढ़ लेते, तब दोनों का एग्जाम्पल साथ में देखेंगे। काल्पनिक वाक्य में हम वर का प्रयोग करते हैं, जो कल्पना वाला हो। हमेशा जो चीज़ आप नहीं है, अगर आप उस चीज़ को मान लिए तो वर का प्रयोग होगा। हम क्या बोले थे, इफ आई वर अ बर्ड, इफ आई वर अ बर्ड, अगर हम पंछी होते थे, क्या हम पंछी हैं, नहीं है, लेकिन कल्पना कर लिए थे कि अगर हम पंछी होते तो उड़ गए होते। तो इफ आई वर अ बर्ड, जहाँ कल्पना वाला बात आया तो समझ जाना वहाँ वर लगेगा, ठीक है। आई विश, मेरी इच्छा है, आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये क्या है, कल्पना है ना। मेरी इच्छा है कि हम काश प्रधानमंत्री होते भारत का,
क्या आप प्रधानमंत्री हैं? नहीं है। मतलब क्या? कल्पना है, और कल्पना है तो वर का प्रयोग होता है। ठीक। इफ आई वर द सीएम ऑफ झारखंड, अगर हम झारखंड के सीएम होते हैं, नहीं है लेकिन कल्पना कर रहे हैं कि अगर होते, आईड फिल द ऑल वैकेंट जॉब, तो सारे जितने भी जॉब खाली हैं झारखंड में, सब का सब हम क्या कर देते, उसको फिल कर देते, भर देते। तो उड क्या कर रहा है? संभावना को भर रहा है। यहाँ क्या है? कोरी कल्पना है, ये भी कोरी कल्पना है। तो जो कोरी कल्पना है कि अगर हम होते, बाद में उसको भर देते, तो वुड का प्रयोग। आई वुड मैरी यू, हम तुमसे शादी करते। इफ आई वर रिच, अगर हम अमीर होते, अमीर हैं नहीं है, तब हम तुमसे शादी करते। आई आई वुड मैरी यू। समझ में आ रहा है? हम बताएंगे, अभी आप टेंशन मत लीजिए। शी वुड बी स्लीपिंग, शी वुड बी स्लीपिंग, वो सो रही होगी। ठीक है। अभी देखिए, अब इसमें क्या है, बस इतना याद रखना है कि जहाँ संभावना वाली बात, कल्पना वाली बात हो, वहाँ वर का प्रयोग होगा। और वर हो गया पहला सेंटेंस में, तो आगे वाले सेंटेंस में क्या प्रयोग होगा? वुड का। जो भी एग्जाम्पल दिए थे, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कल्पना है, इफ आई, कौन तरह लिखते हैं, अच्छे मास्टर बन गया। इफ आई वर अ बर्ड, इफ आई वर अ बर्ड, उसके बाद आई वुड फ्लाई। तो कल्पना वाला वर, आगे वाला सेंटेंस में क्या लगेगा? वुड। समझ में आया? हाँ। आगे हम ना ये चैप्टर पढ़ लेने के बाद क्या करेंगे कि इसका एमसीक्यू भी लगाएंगे, प्रीवियस ईयर भी रहेगा, सब कुछ रहेगा, है ना? तब इसमें ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है। प्रीवियस ईयर भी रहेगा ना साथ में, तो पता चलेगा हाँ यार पहले पूरा पढ़ लिए, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इसका एमसीक्यू लगा रहे हैं। तो इससे क्या होता है ना, संतुष्टि मिलता है कि हाँ चैप्टर पूरा पढ़े तो याद हो रहा है। अब यहाँ देखते हैं, हम वहाँ क्या पढ़े थे? वुड के बारे में, जो किसका पास्ट फॉर्म था? विल का। अब शुड है तो ये सेल का पास्ट फॉर्म होगा, तो शुड जो है वो सेल का पास्ट फॉर्म होता है। ठीक है। किसका पास्ट फॉर्म है? सेल का। इसका प्रयोग हम सलाह देने के लिए करते हैं, एडवाइस देने, और लिस्ट के बाद नेगेटिव पर्पस को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। अगर लिस्ट वर्ड है तो उसको नेगेटिव पर्पस को व्यक्त करने के लिए प्रयोग करते हैं। कुल मिला के इतना नहीं याद रखना है, बस इतना याद रखना है कि लिस्ट वाले वाक्य में शुड का प्रयोग करते हैं, कहानी खत्म। ये याद करना है। लिस्ट के साथ क्या प्रयोग करते हैं? शुड। ये रूल याद रखना है, लिस्ट के साथ हमेशा शुड होगा, लिस्ट प्लस शुड। बस ये जो लिखा है ना, भूला जाइए क्या लिखा है, ये नोट्स बनाने के लिए आपको केवल। लेकिन बस जान जाइए, लेट्स के साथ शुड होता है, लिस्ट के साथ शुड, लिस्ट शुड, लिस्ट शुड। आई रन फास्ट, मैं तेज दौड़ा। लेस्ट आई शुड मिस माई रिपोर्टिंग टाइम, कहीं हम अपना रिपोर्टिंग टाइम को खो ना दें, मिस ना कर दें। तो नेगेटिव मीनिंग दे रहा है ना कि मिस ना कर दें, कहीं हम अपना रिपोर्टिंग टाइम मिस ना कर दें। ये क्या नेगेटिव ही तो है ना कर दें। यू शुड टेल हर योर फीलिंग, तुम्हें उसकी फीलिंग को क्या करना चाहिए? बोलना चाहिए, है ना? बोलना चाहिए था, तुमको बता देना चाहिए था। तो ये पास्ट के बारे में बता रहा है। यू शुड एक्सरसाइज डेली, तुम्हें एक्सरसाइज करना चाहिए। ये क्या बता रहा है? सलाह। तो सलाह देने के लिए भी, एडवाइस देने के लिए भी क्या प्रयोग करना चाहिए? यहाँ भी सलाह है। एडवाइस के लिए भी शुड का प्रयोग होता है, शुड पास्ट के लिए भी होता है, और लेस्ट के साथ शुड होता है। शुड कहाँ कहाँ प्रयोग होगा? सबसे पहला, साला सेंटेंस में अगर लेस्ट देखबे रे मनोज, शुड मार दियो आईएएस बन जीबी। बोला हम तो ऐसे सीध हुई है आईएएस कहाँ से बन, तब फिर बोले अरे कभी कभी सेंटेंस में अगर लेस्ट नहीं है, अगर शुड है, केवल शुड है, तो समझना वो सलाह दे रहा, एडवाइस, है ना? तो लेस्ट और शुड रहा तो ये नेगेटिव पर्पस के लिए होगा, और खाली शुड रहा तो वो सलाह के लिए होगा। समझ में आ गया शुड का कहानी? अभी तक दो गो चीज पढ़े हैं, एगो वुड एगो शुड पढ़े ना। वुड कल्पना में या फिर पास्ट में, शुड किस में? तो शुड लिस्ट के साथ लगता है जो नेगेटिव मीनिंग देगा, और पास्ट में, सलाह में, बस
ठीक है। अब हम पढ़ते हैं आउट टू और यूज्ड टू के बारे में। कभी कभी एकदम किचकिचाल लगता होगा, नहीं? नौकरी वोकरी नहीं लगता है तो लगता है दूर साला हमसे नहीं होगा, ऐसा ही लगता है। सबको क्या लगता है मालूम है? कसम से हम बता रहे हैं, लगता है ना हमारे किस्मत में लिखल न खो नौकरी, जब छटते हैं तब। लेकिन थेथर जैसा मेहनत करते रहिएगा तो हो जाएगा एक दिन। हम भी अपने नौकरी से खुश नहीं हैं, भले एसएससी सीजीएल निकालें लेकिन पोस्ट उतना अच्छा नहीं है, खुश नहीं है, है ना? नौकरी से बड़े आदमी होते हैं कि हाँ सीजीएल निकाले नौकरी मिला खुश हो गए, ना खुश नहीं। ईपीएफओ एसएससी इससे अच्छा नौकरी था, छोड़ दिए लोकेशन की वजह से, बड़ी दूर मिल गया था। ये तो 150 किलोमीटर है घर से, और वो वाला मिल गया था लगभग उधर एकदम साउथ तरफ। इसलिए मिल गया ना क्योंकि शुरू शुरू नौकरी नहीं था तो भर दिए थे फार्म जहाँ से ज़्यादा सीट था। हर सोच रहे थे कहीं हो जाए भगवान, कहीं इस भी हो जाए, खाली एक सरकारी नौकरी होना चाहिए, ऐसे सोच के भरे थे। अब हो गया तो दोनों तीनों हो गया। खैर कोई नहीं, आप लोग का भी होगा, आप टेंशन नहीं लीजिएगा, है। चलिए आउट टू और यूज टू के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, ये क्या है आउट टू और यूज टू? आउट टू का प्रयोग नैतिक कर्तव्य ड्यूटी के लिए करते हैं। नैतिक कर्तव्य समझ में आ रहा है? तुमको अपना माँ बाप से प्यार करना चाहिए, तुमको अपना बहन से प्यार करना चाहिए, तुमको अपना देश से प्यार करना चाहिए। ये क्या है? नैतिक कर्तव्य है, ये हमारा ड्यूटी है। तो ये सब वर्ड अगर जहाँ आएगा ना तो समझ जाना वहाँ आउट टू लगेगा। यू आर टू लव योर कंट्री, यू आर टू लव योर फलना चिलना ढकना, यू आर टू लव योर स्टेट, यू आर टू लव योर कंट्री, विलेज, ये सभी, है ना? तो जहाँ ड्यूटी का कर्तव्य का बात आया वहाँ आउट टू का प्रयोग करेंगे। ठीक है। अब एक रहा ये, अब एक रहा यूज्ड टू। तो यूज्ड टू क्या करता है ना, जैसे वुड, वुड भी बताया था ना कि वुड भी जो था ना वो पास्ट हैबिट के लिए प्रयोग हो रहा था, पास्ट हैबिट के लिए प्रयोग हो रहा था ना वुड। उसी तरह से ये यूज टू भी है, यूज टू और वुड दोनों का प्रयोग करते हैं पास्ट हैबिट के लिए। जैसे बस से स्कूल जाया करता था, है ना, वो सभी। जैसे आई यूज टू गो टू स्कूल बाय टेम्पू व्हेन आई वाज यंग, जब हम जवान थे तो टेम्पू से स्कूल जाया करते थे, कॉलेज जाया करते थे। जैसे एग्जांपल में लिख देते ना, आओ क्या बोले, यूज टू किसको? पास्ट हैबिट को बताता है। तो पास्ट में क्या कर रहे थे, जैसे आई यूज्ड टू गो मार्केट बाय, क्या लिख दे, ऑटो, व्हेन आई वाज, क्या लिख दे, यंग, जब हम जवान थे ना बाबू तब हम बाजार जाते थे, मार्केट से जाया करते थे, मतलब हमेशा मार्केट से मतलब टेम्पू से जाया करते थे, है ना? तो ये यूज टू किसको बता रहा है? पास्ट हैबिट को बता रहा है ना कि हम ऑटो से जाया करते थे, है ना? एक आगे एग्जाम्पल आर लिखल होगा आगे। तो यूज टू और पास्ट हैबिट को दर्शाता है, लेकिन 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 जैसे अभी, सॉरी, अभी यहाँ क्या पढ़े कि आउट टू यूज टू है, तो आउट टू का प्रयोग ड्यूटी के लिए किया जाता है। अच्छा यहाँ लिखा हुआ नहीं है ना यूज टू के लिए, खैर हम यूज टू के लिए बता दिए ना। तो यहाँ देखते हैं हम क्या बोले, यूज टू पास्ट हैबिट को दर्शाता है, यहाँ तक सही है। लेकिन जब हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज टू प्लस आई एन जी लगेगा तो ये हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शन का मतलब क्या होता है? मतलब हैबिचुअल एक्शन का मतलब डेली डेली वही काम अभियो हो रहा है ना? ऐसे, अच्छा ऐसे याद रखिए, ईज, बी, बी जानते हैं ना, बी, बी मतलब आज वर, ये सब। अच्छा एक छोटा सा हम एग्जांपल देते हैं, बी का कितना रूप होता है? 8 गो रूप होता है ना बी का, बी का 8 गो रूप है। कौन कौन है? इज, बी फॉर बाप है, इसका 8 गो बेटा, बी, इज, एम, आर, वाज, वर, और क्या है, बीन, बीइंग,
8 गो हुआ, 3 3 6 और एक 7 और एक खुद भी 8। तो ये है ना, ये यहाँ तक, ये इज एम आर वाज और वेयर, ये सब अगर आ गया यूज टू के पहले तो समझ जाना आईएनजी लगेगा। क्यों? क्योंकि ये वर्ड तो बिना अकेले कभी आता नहीं है, ये लोग को औकात ही नहीं है। आप कोई भी सेंटेंस बना के देखिए, कोई भी सेंटेंस में बिना आईएनजी या फिर वर्ब तीसरा का एबे नहीं करेगा ये लोग, है ना। तो समझ जाना है कि अगर यूज्ड टू के साथ इज एम आर वाज वेयर आया है तो वो हैबिचुअल एक्शन को बता रहा है, और अगर नहीं आया है इज एम आर तो समझ जाना वो तो ऐसे ही रहेगा। अगर इज एम आर वाज वेयर आया तो समझ जाना आगे आईएनजी होगा ही होगा। इज एम आर वाज वेयर आया तो आगे आईएनजी होगा ही होगा। अगर नहीं इज एम आर आया तो सिंपल सिंपल चलेगा, और जब सिंपल चलेगा तो ये पास्ट को बताएगा, और अगर ये इज एम आर आ गया तो ये फिर हैबिचुअल एक्शन डेली वाला बताएगा। ठीक है, जैसे आई यूज टू गो टू स्कूल बाय वैन, जो भी एग्जांपल दी व्हेन आई वाज चाइल्ड, जब हम बच्चा थे तो स्कूल हम वैन से जाया करते थे, तो ये पास्ट का हैबिट हुआ। लेकिन आई एम यूज टू कमिंग होम लेट एट नाइट, हम देर से रात को आया करते हैं, ये जारी है ना, ऐसा। ठीक है, तो दो चीज़ें, अगर यूज टू के पहले इज एम आर वाज वेयर लगा तो वो हैबिचुअल एक्शन को बताएगा, और अगर कुछ नहीं है खाली यूज टू है, समझ जाना पास्ट हैबिट को बता रहा है। ठीक, बढ़े आगे रूल 7 की ओर। अब कुछ ऐसा वर्ब के बारे में सीखते हैं, या फिर कुछ ऐसा एडजेक्टिव ले लें, फ्रेज ले लें, जिसके बाद हम टू का प्रयोग करते हैं, और टू के बाद आईएनजी लगता है, क्योंकि टू प्रीपोजिशन है और सभी प्रीपोजिशन के बाद जिरंड आता है। ठीक है, सभी क्या आता है प्रीपोजिशन के बाद? आईएनजी। अब इतना लंबा चौड़ा हिंदी जो लिखा है उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस खाली इतना याद रखना है प्रीपोजिशन के बाद वर्ब का चौथा फॉर्म आता है। लेकिन टू जो है ना, कभी कभी इन्फिनेटिव का काम करता है, तब उसके साथ वर्ब का पहला फॉर्म आता है। लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं प्रीपोजिशन, तो टू प्रीपोजिशन के रूप में जब आएगा तब उसके हम साथ हम वर्ब लोगे, या टू अगर इन्फिनेटिव के रूप में आया तो वर्ब वन। अब आप लोग को ये नहीं समझना कि साला ये जो टू है वो कब प्रीपोजिशन के रूप में आएगा, कब ये इन्फिनेटिव के रूप में आएगा, हम बताते हैं। अगर कोई चीज़ ऐसे याद रखते हैं, कोई वर्ड अगर सटले अगर टू के बिना लिखे भी नहीं करेगा तो समझ जाना आईएनजी आएगा। जैसे प्रोन टू साथ में ही लिखा था हमेशा, तो इसके बाद आईएनजी। एकस्टम्ड टू मतलब कभी अकेले नहीं लिखाएगा, साथ ही टू लिखाएगा, तो फिर आईएनजी। एडिक्टेड टू, एडिक्ट टू आदत लगना, लत लगना, एडिक्टेड टू, पापा कहा बोल रहे हैं हम, एडिक्टेड टू, एडिक्टेड टू, ये क्या है? एडिक्ट टू मतलब साथे सटले आता है टू हमेशा, बिना टू के लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, तो फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगेगा। ठीक है, तो अभी ये इन्फिनेटिव वाला आप अभी भूल जाइए, जब आएगा तो हम पढ़ेंगे। बस अभी याद रखिए प्रीपोजिशन के बाद वर्ब का चौथा फॉर्म आता है। अबे सॉरी मिटा गया, तो प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है? वर्ब का चौथा फॉर्म। ठीक है, हम कुछ कुछ लिख देते हैं जो अभी बोले ना, क्या क्या बोले थे? एडिक्ट टू, एकस्टम टू, विथ अ व्यू टू, इन एडिशन टू, लिख दे कहीं, जगह खाली है कि लिखा है कुछ लिखा हुआ। चलिए, तो हम क्या करते हैं ना कि कभी कभी क्या बोले हम कि टू इन्फिनेटिव के रूप में आएगा तो टू के साथ वर्ब वन लगेगा। ठीक है, अगर टू प्रीपोजिशन के रूप में आया तो उसके साथ वर्ब फोर लगेगा, जीरन लगेगा। अरे तो हम इतना क्यों याद करें, हम वही वर्ड याद कर लेते हैं ना जो ज़्यादा पूछा गया है बार बार, कि इसके साथ क्या लगता है, इसके साथ लगता है वर्ब का चौथा फॉर्म, वर्ड याद कर लेते हैं। तो यूज्ड टू के साथ ये सब जितना वर्ड लिखा हुआ है ये सब के साथ लगता है वर्ब फोर। याद रखिए कौन कौन? यूज टू प्लस वर्ब फोर, एकस्टम टू प्लस वर्ब फोर, एवर्स टू प्लस वर्ब फोर, मतलब वही आईएनजी। विथ अ व्यू टू प्लस आईएनजी, एडिक्टेड टू प्लस आईएनजी, डिवोटेड टू प्लस आईएनजी, इन एडिशन टू प्लस आईएनजी, लुक फॉरवर्ड टू प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट टू प्लस आईएनजी, ओइंग टू प्लस आईएनजी, गिवन टू प्लस आईएनजी, टेकन टू प्लस आईएनजी, प्रोन टू प्लस आईएनजी। ये सभी वर्ड अगर रहे ना तो समझ जाना है कि उसके साथ क्या प्रयोग करना है? आईएनजी का। और अगर ये वर्ड नहीं है और टू लिखा गया है तो समझ जाना वर्ब वन लग जाएगा। तो कौन कौन वर्ड के साथ हम वर्ब को फोर का प्रयोग करेंगे? ये सब के साथ।
कौन कौन सा है? यूज टू, अकस्टम टू, एवर्स टू, विथ अ व्यू टू, एडिक्टेड टू, डिवोटेड टू, इन एडिशन टू, लुक फॉरवर्ड टू, ऑब्जेक्ट टू, ओइंग टू, गिवन टू, टेकन टू, प्रोन टू। ये सब के साथ क्या लगता है? वर्ब का चौथा फॉर्म। हम ये वही वही लिखे हैं ना जो ज़्यादा पूछा गया है, इसीलिए। क्यों? देखिए, हमको इतना याद रहने का एक ही रीज़न ये होता है ना कि बार बार पूछा गया है एसएससी में, बस इसीलिए याद होता है, नहीं तो हमको भी याद नहीं रहेगा ये सब चीज़, है ना। कौन कौन है? एक बार दोहरा के देखिए। यूज टू, accustomed टू, averse टू, with a view टू, addicted टू, devoted टू, in addition टू, looking forward टू, object टू, owing टू, given टू, taken टू, prone टू। बच्चा जैसे याद करते हैं, बचपन पढ़ते हैं, दुक्का दू, दू दूनी चार, दू तिया छः, उसी तरह। यूज टू, accustomed टू, averse टू, with a view टू, addicted टू, devoted टू, in addition टू, look forward टू, object टू, owing टू, given टू, taken टू, prone टू। 2-3 बार बोलिएगा, खुद जब क्वेश्चन आएगा ना एरर में तो पता चलेगा, रे बेटा एक बार तो वर्ब का चौथा फॉर्म था। देखते हैं, जैसे यहाँ करें ही इज एडिक्टेड टू, तो यहाँ लिखा हुआ है एडिक्टेड, कहाँ? अरे नहीं लिखा, हाँ ये एडिक्टेड टू, तो इसके साथ क्या है? वर्ब का चौथा फॉर्म, सही। द टीचर वॉज डिवोटेड टू, क्या लिखा हुआ? डिवोटेड टू, तो इसके बाद वर्ब का चौथा फॉर्म, सही है। प्रोन टू मतलब होता है लत लग जाना किसी चीज़ का, इसके बाद वर्ब का चौथा फॉर्म, ये भी सही है। अब समझ में आया कि ये सभी वर्ड के बाद क्या लगता है? वर्ब का चौथा फॉर्म लगता है, ठीक है। नेक्स्ट रूल में चले। नीड और डेयर। अच्छा, डेयर मतलब क्या होता है? ये लड़की सब कितना मस्त भांजती हैं, हाउ डे यू, मतलब तुम्हारा दिन कैसा है? नहीं, हाउ डे यू नहीं, हाउ डे यू बोलती है ये डेयर। डेयर मतलब हिम्मत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। वहाँ ये नहीं बोलते कि तुम्हारा दिन कैसे हुआ, है ना, वो डे धधाती है वो लोग नहीं। हाउ डे यू, बाप रे बाप, कसम से मर जे ये बोलते हैं तैयार। डेयर, है ना, नीड और डेयर। डेयर मतलब होता है हिम्मत, और नीड का मतलब तो आप जानते हैं, जरूरत। डेयर और नीड का यूज मॉडल और मेन वर्ब दोनों के रूप में होता है, ये पहले भी पढ़ा चुके हैं हम फर्स्ट वीडियो में। मॉडल के रूप में भी होगा और मेन वर्ब के रूप में। आई नीड यू, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, तो ये नीड जो है ना यहाँ मेन वर्ब है। क्यों? क्योंकि इसके साथ और भी वर्ब कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा। देख लीजिए, हम बता देते हैं सिंपल। अगर सेंटेंस में एक ही गो वर्ब है तो वो मेन वर्ब है। अगर दू गो है, अगर दू गो है तो एगो हेल्पिंग वर्ब होगा, एगो मेन वर्ब होगा। और हेल्पिंग वर्ब एकदम छोटका होगा, जैसे इज, दो अक्षर का, एम, आर, वाज, वर, ये सब छोटकन रहता है क्या? हेल्पिंग वर्ब। बाकी बढ़कन रहेगा मेन वर्ब, ठीक है। मेन वर्ब जो है ना वो एक्शन को बताएगा, जैसे हम बोले रन, रन मतलब दौड़ना। और वाज, अब बोले हैं तीन अक्षर बा का हल्को, ये हेल्पिंग वर्ब होगा छोटका, ये तो दोनों तीन तीन का है, तब हो गलो मास्टर वो भीतर। नहीं, एक्शन कौन बता रहा है? अरे अजय देवगन वाला एक्शन नहीं, हु हा हु, वो नहीं। रन मतलब एक्शन, काम कौन बताएगा? वो दौड़ रहा है, एक्शन कार्य कौन कर रहा है? रन, दौड़ना। ये हमारा जो मेन काम करता है वो मेन वर्ब होता है ना। और वाज तो ऐसे ही साथ ही झूठू मूठू सटल रहता है वो, है ना। नहीं, जैसे विमल पान मसाला लेते हैं उसके साथ जर्दा फ्री देता है, उसी तरह से मेन वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब फ्री आता है ना। तो वही चीज़ है। तो डेयर हिम्मत करता और नीड जरूरत। डेयर और नीड का यूज मॉडल और मेन वर्ब दोनों के रूप में होता है। एग्जाम्पल में देख लिए कि नीड जो है मेन वर्ब है। यू नीड नॉट कम टूमोरो, तुमको यहाँ आने की जरूरत नहीं है। अब बताइए, अब बताइए क्या वो वर्ब है? एक कम जो है वो वर्ब है, नीड भी यहाँ क्या वर्ब है। अब यहाँ मेन वर्ब कौन है? तुम्हें ज़रूरत नहीं है, क्या ज़रूरत नहीं है? आने का। तो यहाँ इंपॉर्टेंट कौन है? आना। तो ये हुआ हमारा मेन वर्ब, और ये नीड हुआ हमारा मॉडल, है ना। ये है मॉडल। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं? नीड और डेयर का प्रयोग मॉडल के रूप में नेगेटिव वाक्यों में होता है, याद रखिएगा।
जब भी नहीं समझ में आ रहा है, कह रहे यार हम कैसे पहचान भाई यार कि मॉडल हक है कि ना। तो समझ जाइए, अगर सेंटेंस में नॉट लिखल है और अगर दो गो वर्ब आया है, सेंटेंस में नॉट लिखा हुआ है और दो गो वर्ब आया है, तो समझ जाना है नीड और डेयर, या नीड और डेयर दोनों में से कोई भी मॉडल ही होगा। अगर नॉट आया है ना सेंटेंस में, तो नीड और डेयर जो है वो मॉडल होगा, बाकी वर्ब वाला तो मेन वर्ब होगा। जैसे यू नीड नॉट कम हेयर, नॉट आया ना, नेगेटिव सेंटेंस है, तो नीड मॉडल होगा। तो वही है, इसीलिए लिख दिए कि नीड और डेयर, नेगेटिव वाला में आ गया तो समझ जाना नीड डेयर मॉडल है। बस इतना याद रखिए। अगर सेंटेंस नॉट लगल है, नीड डेयर आ गया तो नीड डेयर मॉडल। जा साला, देखेंगे कितना दम है। आई डेयर नॉट गो आउट एट नाइट। अब ये बताइए, ये जो क्वेश्चन आई डेयर नॉट गो आउट एट नाइट, अब बताइए डेयर क्या है, मॉडल है कि क्या है? आप लोग फट से कहिए, अगर नहीं आप ही तो बोले कि अगर नेगेटिव सेंटेंस है, नॉट लगल है, तो नीड और डेयर दोनों को यू रहे, मॉडल ही होगा। ये हुआ मॉडल। बस। अगर डेयर और नीड का प्रयोग पॉजिटिव, वो तो नेगेटिव में समझ गए कि नीड और डेयर नेगेटिव होगा, नेगेटिव में नीड और डेयर नेगेटिव नहीं मतलब मॉडल होगा, और अगर पॉजिटिव आया तो वो मेन वर्ब होगा। अब बताइए, पहला लिखा है आई नीड यू, ये तो पॉजिटिव है, कहीं नॉट उठ दिखा नहीं, तो मेन वर्ब हुआ कि नहीं हुआ? अब बताइए, याद रखना सिंपल हुआ कि नहीं? नहीं हुआ सिंपल। ऐसे याद रखते हैं, अगर नॉट है तो नीड और डेयर ये दोनों क्या है, मॉडल। अगर नॉट है यानी नेगेटिव है, लेकिन अगर पॉजिटिव है तो नीड और डेयर ये दोनों क्या है, मेन वर्ब है। अब समझ में आ गया, इतना पढ़ने का जरूरत नहीं है। नीड डेयर अगर नेगेटिव सेंटेंस में आया तो मॉडल, नीड और डेयर अगर पॉजिटिव में आया तो मेन वर्ब। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़े। अगर ये नीड ईयर पॉजिटिव वाला हो गया ना, इसके अगर कोई बाद में अगर टू लगल रहता है तो उसके बाद वर्ब वन आता है। थोड़ा देख लेता आगे हम, जगह नहीं था वहाँ। जैसे सी नीड्स, उसे ज़रूरत है, टू स्टडी हार्ड, बहुत कड़ी मेहनत करने का। अभी आप बोले थे ना कि जो जो साथ है टू, हम क्या बोले थे, टू अपने साथ वर्ब का पहला फॉर्म लेता है। लेकिन आप बोले कि हैं अभी तो बड़ी मनी बताए, हम बोले क्या, वो जो था ना, वो आप उसको एक तरह से बोलिए तो वो जीरन लेता था, लेकिन कब, जब वो प्रीपोजिशन का काम कर रहा था। प्रोन टू, एडिक्टेड टू, अभी बताए थे ना, इन एडिशन टू, विथ अ व्यू टू, है ना, एवर्स टू, ये सब के बाद वर्ब टू। लेकिन ये सब नहीं रहेगा टू के बाद वर्ब वन लगेगा, तो ये सब तो है ही नहीं है, कुछ होते है तब तो टू के बाद वर्ब वन है। सही है। अब देखिए यहाँ नॉट है, जब नॉट है तो डेयर क्या होगा, डेयर टू कम हियर। आप समझ गए होंगे ना कि क्या होना चाहिए। तो डज नॉट डेयर टू कम हियर, उसे आने की यहाँ हिम्मत नहीं है, आने की हिम्मत नहीं है। चलिए नेक्स्ट, आई डोंट नीड टू टेल यू, मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, दैट शी लव्स यू, कि वो तुमसे मोहब्बत करती है। ठीक है, तो टू के बाद क्या है, वर्ब का पहला फॉर्म, टू के बाद क्या है, वर्ब का पहला फॉर्म, तो टू के बाद क्या है, वर्ब का पहला फॉर्म, सब टू के बाद वर्ब का पहला ही फॉर्म आएगा। बस वो सब खाली याद रखना, वो सब नहीं होना चाहिए, एडिक्टेड टू, विद अ व्यू टू, प्रोन टू, एवर्स टू, ये सब खाली नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? आगे बढ़े। देखिए ये वर्ब ऐसा चैप्टर है ना, इस साला याद करना ही पड़ता है इसको, सबसे बड़ा बात ये है ना। अच्छा, आप अभी जैसे हम फुल पढ़ा रहे हैं, तो आप फुल देखिए, आराम से धीरे धीरे देखिए एकदम। देखिए हम जो पूरा लेक्चर देते हैं ना 10 मिनट का, एक रूल में मान ली 5 मिनट का, लेकिन उसका एक छोटा सा हम तरीका बता देते हैं। जैसे हर में सब चीज़ में बताए हैं, बताते आते हैं। जैसे इसमें ये पूरा पढ़ लिए थे,
8वां रूल पूरा ये पूरा पढ़ लिए थे। तब एक छोटा सा बताएं, नीड डेयर मैकबथ सेंटेंस नॉट में रहें तो मॉडल है, और नहीं पॉजिटिव है ना तो समझ जाना वो मेन वर्ब है। सब में बताए हैं। तो ये सब आप फोकस कीजिए जो लास्ट में बताते हैं, ठीक है। और ये तो याद रखना होगा ये वाला। जैसे यहाँ हम क्या बोले, इतना मनी तो खुल एकदम खूब बोरी बोरी पढ़े, लेकिन सीधे प्रीपोजिशन के बाद वर्ब का चौथा फॉर्म होता है। बस फिर आगे देखें, हम क्या बोले थे। अच्छा, हम क्या बोले थे कि इतना पढ़ने का जरूरत नहीं है, सूड शैल विल फ्यूचर में हो तो फलना चिलना ढकना होगा, हर ना लेस्ट है तो सूड होगा बस। और नेगेटिव सेंटेंस रहता है ये। आउट टू में क्या बोल दिए थे हम, बस खाली अपना ड्यूटी निभाते रहो। सब में बताएं एक छोटा सा, पढ़ने का अब जरूरत ज़्यादा नहीं पड़ेगा। हम क्या बोले, अगर कल इसको भी पूरा बता दिए, पूरा ये राम कहानी पढ़ने से हमको उतना ज़्यादा मतलब नहीं है, उतना ज़्यादा मतलब नहीं है। तो मतलब है क्या हमको, मतलब है हमको बस कुछ नहीं कि भाई वर है तो कल्पना वाला सेंटेंस में वर लगेगा और आगे वुड होगा ही होगा, बस यही चीज़ तो है। तो ऐसा नहीं कि हम ऐसे ही पढ़ाते गए, सब में कुछ न कुछ बताते गए। हम क्या बोले, वुड एगो पास्ट होगा और एगो हैबिट को बताएगा, कहानी खत्म। तो पूरा राम कहानी पढ़ने से उतना ठीक है, पढ़ रहे हैं बेसिक के लिए, लेकिन लास्ट का जो हम बताते हैं एक वर्ड, वो ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें हम क्या बताएं लास्ट का, कि टू के बाद वर्ब का पहला फॉर्म यूज करना होता है, बस कहानी खत्म, ठीक है। लेकिन टू के बाद वर्ब फोर तभी लगेगा जब वो सटले वाला आता है। जैसे प्रोन ना बिना टू का आएगा ही नहीं, प्रोन टू, ऐसा कोई ऐसा चीज ना जो बिना टू का आ रहा है ना, जिसमें टू नहीं आएगा, और ऐसे ही टू लिख दिए तो वर्ब वन। लेकिन टू के बिना एबे नहीं करेगा, प्रोन अगर अकेले लिखें तो गलत हो जाएगा, प्रोन टू लिखना पड़ेगा तो आई एन जी। एडिक्टेड खाली लिखेंगे गलत हो जाएगा, एडिक्ट टू तब आई एन जी, ऐसा समझ में आ रहा ना। नेक्स्ट, कई बार हम मॉडल 9 नंबर, कई बार हम क्या करते हैं ना कि मॉडल और हैव प्लस वर्ब थ्री का प्रयोग करते हैं। शुड हैव प्लस वर्ब थ्री, कुड हैव प्लस वर्ब थ्री, नीड नॉट हैव प्लस वर्ब थ्री। इन वाक्यों में जो अर्थ छिपा रहता है वो वाक्य के अर्थ विपरीत रहता है। नहीं समझ में आया, भीतर जाने दीजिए उसको, हम बताते क्या बता रहे हैं। क्या लिखा, यू नीड नॉट हैव सीन दिस, यू नीड नॉट हैव सीन दिस, तुम्हें यह देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब यहां छुपा हुआ अर्थ क्या है बताते हैं। हम क्या बोले, कई बार हम मॉडल प्लस हैव प्लस वर्ब थ्री, शुड हैव प्लस वर्ब थ्री, और कुड हैव प्लस वर्ब थ्री, और नीड नॉट हैव प्लस वर्ब थ्री का प्रयोग करते हैं। कई बार मॉडल प्लस हैव प्लस वर्ब थ्री का प्रयोग करते हैं। वो मॉडल जैसे शुड के साथ हैव लगाते हैं, कुड के साथ हैव वर्ब थ्री, और नीड के साथ हैव वर्ब थ्री लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, कि उन वाक्यों में जो अर्थ छिपा है रहता है वो वाक्य का अर्थ के विपरीत रहता है। नहीं समझ में आया, भीतरी भेज दीजिए एकदम। देखिए कैसे हम बताते हैं। मतलब हम बोल रहे हैं तुम आप जुआ खेल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, जुआ खेलना पाप है। हम बोल रहे हैं जुआ खेलना पाप है, तुमको देख के बोल रहे हैं कि जुआ खेलना पाप है। क्यों देख के बोल रहे हैं, क्योंकि तुम खेल रहे हो। छुपा हुआ अर्थ है ना कि खेल रहे हो, तब हम बोल रहे हैं। जैसे हम ये एग्जांपल पहला समझते, यू नीड नॉट हैव सीन दिस, तुम्हें इसको देखने की जरूरत नहीं है। आप लिख लीजिए अगर हिंदी चाहे लिखना तो, तुम्हें यह देखने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हम उस चीज को देख रहे हैं। इसका मतलब ये ना है कि हम उस चीज को देख रहे हैं, तभी तो वो बोल रहा है तुमको ये सब देखने की जरूरत नहीं है। देख रहे हैं तब तो बोल रहा है। तो छुपा हुआ अर्थ क्या है, कि हम उसमें देख रहे हैं और वो मना कर रहा है, और उसको विपरीत होगा उसका अर्थ। वो बोल रहा है देखो तुमको ये देखने का जरूरत नहीं है, नहीं है देखने का जरूरत, लेकिन देख रहे हैं। नहीं है जरूरत, देख रहे हैं, दोनों उल्टा है कि नहीं है। हाँ, ये चीज हम समझाना चाह रहे हैं कि अगर मॉडल प्लस हैव प्लस वर्ब थ्री है ना, इसका मतलब जो लिखा हुआ है जस्ट उसका विपरीत काम हो रहा है। यू नीड नॉट हैव सीन दिस, तुमको ये देखने की जरूरत नहीं है, मतलब वो चीज को वो देख रहा है तभी तो ये बोल रहे हैं। हाँ, अब समझ में आ गया इनके पहला हर। हाँ यार, यू शुड हैव वर्कड हार्ड, तुम्हें कड़ी मेहनत करना होगा। यहाँ लिखा है तुम्हें कड़ी मेहनत करना चाहिए।
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो कड़ी मेहनत नहीं कर रहा है। तब तो बोल रहे हैं शुड हैव प्लस वर्ब थ्री। तब विपरीत एकदम जो सेंटेंस लिखा हुआ ना उसका मीनिंग जस्ट अपोजिट वाला जाएगा। यू शुड हैव वर्क हार्ड। इसका हम क्या बोले? तुम्हें कड़ी मेहनत करना चाहिए। इसका आंसर मतलब वो नहीं कर रहा है। यू कुड हैव टोल्ड मी द ट्रूथ। तुम्हें सच्चाई बता देना, बता दे, क्या बोलते हैं, यू कुड हैव टोल्ड मी द ट्रूथ। तुमको सच्चाई बता देना होगा। मतलब सच बता सकते थे तुम, लेकिन नहीं बताए। आप मुझे सच बता सकते थे। सही बात तो यह है कि सच बता सकते थे। विपरीत क्या है? लेकिन बताए नहीं। ये हो गया उसका अपोजिट। अब समझ में आ गया कि अगर किसी को हमको कोई चीज़ बोलना हो अंग्रेजी में तो हम क्या बोलेंगे कि देखो तुमको ये चीज़ नहीं करना चाहिए था, लेकिन तुम कर दिया। तुमको दौड़ना नहीं चाहिए था, तुम दौड़ नहीं सकते थे, लेकिन तुम दौड़े। है ना? ये सभी होता है। बस इतना याद रखने। अभी अभी इसका काम नहीं लगेगा, है ना? बस ये समझने के लिए खाली रखिए कि मॉडल हैव प्लस वर्ब थी रहा है ना, तो विपरीत वाला अर्थ होता है। ठीक है, अभी इसको रहने दीजिए, ये आगे वाले भी बताएंगे, समझ में आएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं। ठीक है, 9वां नंबर कुछ खास है नहीं, है ना, उतना। लेकिन ये होता है क्या ना, बताते हैं, 1 मिनट। ये कभी कभी ना फिल इन द ब्लैंक्स भरने में काम देता है कि ये सेंटेंस लिख लिया है और फिल इन द ब्लैंक्स दे देता है कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, करेगा। है ना? तो ये क्वेश्चन जब आएगा ना तब ज़्यादा समझ में आएगा 9वां नंबर का। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब। प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब क्या बोले, इसको हेल्पिंग ही बोल देते हैं, है ना। डू हैव का प्रयोग मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों के रूप में होता है। अच्छा, मेन वर्ब क्या होता है बताइए? पहले वीडियो देखेंगे तो समझ में आ रहा होगा। मेन वर्ब मतलब एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब मतलब जो काम कर रहा है वही मेन वर्ब है ना। और हेल्पिंग मतलब सहायता करने के लिए इज, एम, आर, वाज, वेरी, क्या हेल्पिंग वर्ब भी है ना। तो डू और हैव एक ऐसा वर्ब है ना जो हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है। ठीक है, जैसे जहाँ डू को वर्ब देखे ना वहाँ समझ जाना है एक वो हेल्पिंग होगा। आई डू माई वर्क परफेक्टली। डू मतलब करना, हम कर लिए। एक एक वर्ब कहीं और वर्ब दिखा नहीं, तो ये मेन वर्ब। ही डिड नॉट स्टडी, वो नॉट स्टडी, ही डिड नॉट स्टडी। तो ये डिड क्या है? हेल्पिंग वर्ब। क्यों? दोनों के रूप में आएगा ना। डू, डू का पास्ट होता है ना डिड। डू का पास्ट फॉर्म है डिड, है ना। एक ही को वर्ब है। तो हम क्या बोले कि अगर एक ही को वर्ब होगा तो वो तो मेन वर्ब है, और जो सहायता करने के लिए आया वो हेल्पिंग वर्ब है। जैसे हम बोले आई हैव हाउ, हम क्या बोले एगो है ना तो वो मेन वर्ब, दू गो है ना तो एगो रहेगा मेन वर्ब, एगो हेल्पिंग वर्ब। आई हैव अ हाउस, इसमें के गो वर्ब है? एक एक तो है हैव, तो एगो है तो मेन वर्ब। सी हैज नॉट गोन टू मार्केट, यहाँ के गो वर्ब है? अरे साला यहाँ तो दो गो वर्ब है, एक वर्ब ये है और एक वर्ब ये है, तो ये हो जाएगा हमारा मेन वर्ब गोन। और जो हम क्या बोले छोटा वाला हमेशा, अरे हेल्पिंग वर्ब आप ये हमेशा याद रखेंगे ना। हेल्पिंग वर्ब में इज, एम, वाज, वर, हैव, हैज, यही सब हेल्पिंग वर्ब में आ सकता है। ठीक है, और हैव है तो मेन वर्ब में आ सकता है, लेकिन हम क्या बोले एगो रहेगा तो मेन वर्ब, दो गो रहे तो एगो हेल्पिंग वर्ब एगो मेन वर्ब। तो यहाँ मेन वर्ब ये है और हेल्पिंग वर्ब ये है। डू का कौन कौन फॉर्म है? डू है, डज है, डिड है, डन। हैव का फॉर्म क्या है? हैव, हैज, हैड और हैड है। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, अगर हैव प्लस इन्फिनेटिव क्या होता है? इन्फिनेटिव हम बताए ना, इन्फिनेटिव मतलब होता है टू। बस इतना याद रखना है। तो अगर हैव के बाद इन्फिनेटिव आया तो इसका मतलब है कि बाधा डाल रहा है। हम क्या बोले? यू हैव टू स्टडी, तुमको पढ़ना पड़ेगा। ये क्या दबाव ही तो डाल रहा है। यू हैव टू वर्क, तुमको काम करना पड़ेगा। यू हैव टू प्ले, हम सब लिख दे क्या? यू हैव टू, यू हैव टू प्ले।
तुमको खेलना पड़ेगा। यू हैव टू डांस, तुमको डांस करना पड़ेगा। अब डांसिंग नहीं लिख रहे, क्यों? क्योंकि टू के बाद वर्ब का पहला फॉर्म होता है, याद रखिए, अभी बताए थे ना। तो जब जब हैव के बाद टू लगा तो समझ जाना है कि वो पढ़ेगा, मतलब दबाव डालेगा। इसमें पढ़ने वाली कोई बात नहीं था। एक ही चीज़ खाली याद रखना है कि अगर हैव के साथ, यहाँ लिख देते हैं, अगर हैव के साथ टू है तो मतलब वो काम पड़ेगा। पड़ेगा मतलब जरूरी पड़ेगा। यू हैव टू वर्क, काम करना पड़ेगा, बाधा डाल देगा तुमको। यू हैव टू स्टडी हार्ड, तुमको कड़ी मेहनत करना पड़ेगा। खाली ये याद रखिए, बाकी जो लिखे है छोड़िए। आई हैड टू लीव माई रूम, हमको रूम छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा। अब तो जानते हैं ना कि हैव, एच वाले के साथ सबके साथ तो वर्ब थ्री लगता है ना। एच में कौन कौन होता है? हैव होता है, हैज होता है, और क्या होता है? हैड होता है। ये सभी के साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म होता है, लेकिन ये बाधा नहीं दर्शाता है। इसके बाद अगर टू लगा दिए ना, तब वो पड़ेगा मीनिंग देगा। और ऐसे ही अगर वर्ब थ्री रहे तो वो सिंपल रहेगा, है ना। बस याद रखिए, हैव हैज हैड के साथ वर्ब थ्री लगता है, लेकिन अगर टू आ गया तो वो बाधा डालेगा। यू हैव टू स्लीप, तुमको सोना पड़ेगा। यू हैव टू ड्रिंक, तुमको पीना पड़ेगा। यू हैव टू ईट, तुमको खाना पड़ेगा। अगर ऐसा ही रहे ना तो वर्ब थ्री लगता है। ठीक है, आई हैव टू टीच, हमको पढ़ाना पड़ेगा। नेक्स्ट, अच्छा आ गया। और है, अगर विल हैव टू बेस फॉर्म लगेगा तो एक्शन फ्यूचर में होने वाले अर्थ के बाध्यता दिखाता है। मतलब हैव के बाद क्या है? टू। तो समझ जाना बाधा ही दिखाएगा। दे विल हैव टू लीव ईयरली टू कैच द ट्रेन, उसको ना क्या करना पड़ेगा कि देखो सुबह सुबह घर से निकलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसको ट्रेन को पकड़ना है ना। चलिए, अभी यहाँ तक जो है ना, ये वर्ब का सारा जो हम कॉन्सेप्ट है वो ख़त्म कर चुके हैं। ठीक है, वर्ब का जितना सारा कॉन्सेप्ट है हम ख़त्म कर चुके हैं। आपको लगता होगा अरे यार कैसे याद होगा, ये बहुत टेंशन है। हम क्या बोले कि बहुत लंबा में लिखा हुआ है हर पेज में, लेकिन उसका एक वर्ड में हम उसका सॉल्यूशन हर पेज में निकाले हैं। ठीक है, तो आप उसको ज़्यादा फोकस कीजिएगा। अब अगर ये दोनों वीडियो आप बहुत अच्छे से और बेहतरीन से देखे हैं, अगर अच्छे से देखे हैं ना, तो आगे जो है अब केवल एरर है। वो प्रीवियस ईयर का एरर है, वो प्रीवियस ईयर का एरर है, वो मॉक का एरर है। वो थोड़ा फनी वे में बनाया गया है ताकि आपको याद रहे, है ना। अगर वर्ब के चैप्टर देख के जा रहे हैं तो वर्ब से एक भी सवाल आपका एमटीएस या हो या सीएचएसएल हो छूटेगा नहीं। ठीक है, हम क्या कहना चाह रहे हैं? तो ये वर्ब का जो कॉन्सेप्ट था, वर्ब का पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देखें। ये एरर अगर आगे तीसरा वर्ब का देखना है तब, ठीक है, तो ज़्यादा समझ में आएगा। हालांकि आप टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है, कि हम नहीं सीखे हैं। आप आगे एरर का वीडियो देखिएगा ना, तब धकाधक समझ में आ जाएगा। अरे बेटा, नहीं होता है कि एक बार पढ़ लेते हैं तो ये हमको समझ में नहीं आता कि पता नहीं याद हुआ कि नहीं याद हुआ, लेकिन अगर उसी का मॉक टेस्ट लगा लेते हैं ना, अरे साला ये तो गर्दा यार, याद हो गया। ऐसे होता है ना। वैसा होगा, टेंशन नहीं लीजिए, एकदम टेंशन नहीं लीजिए। चिल्ड होकर के एकदम पढ़िए, एकदम पूरा हाफ पैंट में गोड़ वोड़ पसार के एकदम। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, ज़बरदस्त रहें। ठीक है, तो तैयारी करते रहें। उम्मीद करते हैं कि सेशन ठीक लगा हो। वर्ब है ना, थोड़ा सा लगा, मतलब याद करने वाला चीज़ ही है ये। खैर, हम कोशिश करेंगे कि एमसीक्यू में आपको कहीं दिक्कत ना हो, सारा एकदम तोड़ तोड़ के एक एक करके बताएं, और वो पूरा एमसीक्यू से फिर से पूरा चैप्टर हम वर्ब रिवीजन करवा देंगे। टेंशन मत लीजिए आप, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं बढ़िया लगा होगा। बढ़िया लगे तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद।